चलो जो आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। थोड़ी सी ज्यादा देर क्लास हुई है, बहुत टाइम चला गया इसमें सब सेटिंग करने में, लेकिन कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। बढ़िया टॉपिक पढ़ाता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या चैप्टर का नेम? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी बराबर बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे सर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। सही बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। पर क्या है ना, आपको मालूम है एक पप्पू वाली कहानी। एक पप्पू था, मतलब वो बहुत ही होशियार था। फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक, सेकंड स्टैंडर्ड में सेकंड रैंक, थर्ड स्टैंडर्ड में थर्ड रैंक। अरे साला गलत बोल जा रहा है, रैंक तो कम होते जा रहा है। पप्पू इतना होशियार था, इतना टैलेंटेड था कि पहले स्टैंडर्ड में पहली रैंक, सेकंड स्टैंडर्ड में भी फर्स्ट रैंक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू द 10th उसकी रैंक कभी नहीं बदली, फर्स्ट रैंक हमेशा। लेकिन यार उसमें एक प्रॉब्लम थी, मालूम है क्या प्रॉब्लम थी? पप्पू में प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो पहली से लेकर 10वीं तक पूरे उसने एजुकेशन अपनी की एक स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में, लेकिन सारे प्रिंसिपल सारे टीचर उसके एक ही आदत से परेशान थे। मालूम है कौन सी आदत? वो ना एक इंपॉर्टेंट चीज को ना थोड़ा सा गलत बोलता था। लाइक वो इलेक्ट्रिसिटी को ना इलेक्ट्रिसिटी बोलता था। क्या बोलता था? इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता था। सब टीचर परेशान, पढ़ा के उसको, प्रिंसिपल परेशान, सब परेशान। फाइनली 10वीं पास हो गया पप्पू, मेरिट आ गया, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी बोलना कुछ सीखा नहीं। तो फाइनली उसके पेरेंट्स को प्रिंसिपल मैम ने बुलाया कि भाई आप लोग प्लीज आ जाओ स्कूल में, इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो पेरेंट्स गए। अब पेरेंट्स गए, बोले यार देखो हमने आपके बच्चों को इतना पढ़ाया, अच्छा स्कोरिंग भी किया, बहुत होशियार है आपका बच्चा, लेकिन हम इसको एक चीज में नहीं सुधार पाए, इंप्रूवमेंट नहीं ला पाए, उसके लिए हमें माफ करो। तो बोले क्या? पेरेंट्स बोले क्या प्रॉब्लम हुई? तो आपके बच्चों को हमने इलेक्ट्रिसिटी बोलना, प्रोनाउंस करना नहीं सिखा पाए, समझ रहे? नहीं सिखा पाए, और वो इलेक्ट्रिसिटी ही बोलता रहा। 10वीं पास भी हो गया तभी। अच्छा प्रवर्ष बोल रहा है मुझे बोलते पप्पू। अच्छा पप्पू बोलते हो, निकनेम उसका पप्पू है। तो ऐसे अरे वो प्रिंसिपल मैम ने माफी मांगी पेरेंट्स से। बोले आपको इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलना नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बोलना हम नहीं पढ़ा पाए, वो आखिरी तक इलेक्ट्रिसिटी बोल के हमारे स्कूल से पास हुआ। तो पेरेंट्स का जवाब मालूम है क्या था? पेरेंट्स बोले मैम आप ज्यादा टेंशन मत लो, प्लीज डोंट बी सॉरी फॉर दैट, आपकी उसमें कोई गलती नहीं। बोले क्या करेंगे? बोले हमने भी बहुत कोशिश की, बोले हमने भी घर में भी बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करेंगे? बोले अब उसकी कैपेसिटी ही उतनी होगी। तो समझ आई बात? क्या करेंगे? उसकी कैपेसिटी ही उतनी होंगी तो हम क्या कर सकते? और फिर बाद में प्रिंसिपल मैम एकदम शॉक हो गई। उसको ध्यान में क्या आ गया, अरे भाई गोडाउन में गड़बड़ है तो शोरूम में कहां से आएगा? इस तरीके से पप्पू की स्टोरी होगी छोटी सी हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। अब यहाँ से बढ़िया पप्पू वाली इलेक्ट्रिसिटी छोड़ो, अभी अपन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। अब एक नंबर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। चलो हाँ प्रवास, तेरे को प्रवास अपने इस क्लास में एक पप्पू है। चलो ठीक है पप्पू, प्रवास तेरे को तो आता है ना इलेक्ट्रिसिटी बोलना कि नहीं आता है? अच्छा बहुत लोग हंस रहे, थैंक यू सो मच। सुबह मूड बना दिया मैंने आपको, हाँ हंसा दिया ना। चलो इधर रहना, मस्त पढ़ते हैं। अभी ब्रश वश किया आप लोगों ने कि नहीं किया? ऐसे ही बैठ गए ऑनलाइन कैमरे के सामने, ऐसे ही बैठ गए आके बिना ब्रश किए, ठीक है? गंदे गई के। चल इधर ध्यान दो, मुझे पता चलता है इधर पढ़ाते वक्त, ये बात ध्यान में रखना। ऐसा मत सोचना कि सर अपने को देख नहीं पा रहे, कौन अच्छे कपड़े बैठा है, कौन बरमुडे पे बैठा है। चलो इधर ध्यान दो। चलो वही पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है ना, इसमें देखो ऐसे सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजें सब पढ़ते हैं। जैसे कि देख ये करंट है ना, क्या है? सबसे पहले तो जैसे कि कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर है। इस कंडक्टर में आपको पता है कंडक्टर में मेटल वगैरह, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते। इसमें चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी रहते हैं यार, ऑलरेडी रहते हैं बस। लेकिन वो चार्ज पार्टिकल होने के बाद भी क्या फिर वो चार्ज पार्टिकल तो रहती है। और आपको तो पता है यार कोई भी मटेरियल है, कोई भी चीज जो कैसे बनी रहती है? एटम से बनी रहती है। अब अगर एटम का स्ट्रक्चर तो सभी ने आपने पढ़ा होगा, सेंट्रली लोकेटेड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, negatively charged electron revolving around that, centrally located positively charged nucleus and negatively charged electron revolving around that. अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग मतलब इलेक्ट्रॉन मूविंग है, अगर इलेक्ट्रॉन मूविंग है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 को, आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। यार सही बात बोल रहा हूं।
ये चार्ज रहता है और ये इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहता है। ऐसी स्टोरी है ना हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। सेंट्रली लोकेटेड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड दैट। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज, अगर वो रिवॉल्विंग है, मूविंग है, मूविंग है, मूविंग है, और मूविंग चार्ज बोले तो करंट होता है, क्योंकि आपको करंट की बेसिक डेफिनेशन पता होगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हेन चार्ज फ्लोज करंट प्रोड्यूस। मतलब करंट की डेफिनेशन एकदम सिंपल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है कि नहीं। मतलब जब चार्ज मूव होता है तो बोलते हैं कि करंट फ्लो होता है। अरे फिर इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी मूविंग ही है किसी भी एटम के अंदर। ये एटम का स्ट्रक्चर, एक छोटे से एटम को उन्हें बाहर निकाला, जूम किया और इस पे आपको दिखा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है बोले तो चार्ज भी मूव हो रहा है, और जब चार्ज मूव हो रहा है, इसके अंदर चार्ज अगर मूव हो रहा है तो फिर इसके अंदर करंट भी फ्लो हो रहा होगा। फिर करंट फ्लो हो रहा होगा तो अपने को करंट लगना चाहिए। मतलब एक कॉपर वायर मैंने अगर आपके हाथ में दे दिया तो कॉपर वायर मेटल है, मेटल के अंदर एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूविंग है, चार्ज मूविंग है। और अगर चार्ज मूविंग है तो उसके अंदर करंट भी है। पर अगर मुझे बता, अगर करंट रहता था तो किसी कॉपर वायर को हाथ लगा दे और आपको फटाक से करंट लगता है क्या? यानी किसी कॉपर वायर का टुकड़ा आपके हाथ में दे दिया और आपको करंट लग गया? नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता? आपको बेसिक चीजें मालूम है, थोड़ा सा लिंकअप करवा रहा हूं 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पे, ठीक है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव तो हो रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नेट फ्लो नहीं बना पा रहे। क्या नहीं बना पा रहे? नेट फ्लो नहीं बना पा रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब रैंडम मोशन में, दे आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन लाइक अ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर। किसी कंटेनर के अंदर के ग्लास मॉलिक्यूल जैसे घूमते रहते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मतलब कोई इनका नेट फ्लो नहीं, कोई इधर जा रहा है, 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 नेट फ्लो नहीं है। नेट फ्लो उसका कितना हो जाएगा? नेट फ्लो जो है चार्ज का वो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे जा ही नहीं रहे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे, इसलिए उनके वजह से कोई एक प्रॉपर वैल्यू ऑफ करंट जनरेट नहीं हो रहा। मतलब करंट तैयार होने के लिए क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन को रैंडम मोशन नहीं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना जरूरी है। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगते हैं, डायरेक्शन आ गई, कौन सी क्वांटिटी आ गई? वेक्टर क्वांटिटी आ गई। यानी करंट को पर्टिकुलर, मतलब इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए, चार्ज को पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब जाने लगेगा, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई बोले तो स्पीड को हम वेलोसिटी बोलेंगे। उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कौन सी? याद रखना, कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएंगी इलेक्ट्रॉन के पास? इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कब मूव होना शुरू करेंगे? जब उन्हें हम किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स से भगाएंगे। अब ये एक्सटर्नल फोर्स कौन है? ये एक्सटर्नल फोर्स कौन है? तो एक्सटर्नल, जैसे कि मान लो यार ये कंडक्टर है, कंडक्टर, इसको अगर देखो मैंने, अगर इस कंडक्टर को अगर मैंने यहाँ पे एमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया? एमीटर लगा दिया। एमीटर ने पता है ना करंट मेजरिंग डिवाइस। तो बताओ क्या इस एमीटर में करंट डिफ्लेक्शन दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं। दे आर नॉट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे आर नॉट कंडक्टिंग देयर सेल्फ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देयरफॉर नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट देयर, नो करंट फ्लोज इन द कंडक्टर। समझ रहे हैं यार? क्या बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं? बेसिक थ्योरी चलेगा, थोड़ा फटाफट करवाया तो यस। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कोई फ्लो नहीं होगा और इसमें कोई करंट का कंडक्शन दिखेगा ही नहीं आपको। दिखेगा कब? दिखेगा जब इसको आप क्या लगाओगे? एक बैटरी कनेक्ट करोगे। क्या कनेक्ट करोगे? एक बैटरी कनेक्ट करोगे। देखो मैंने जानबूझकर निगेटिव इधर पॉजिटिव करेगा, एक बैटरी लगाओगे। अब यार ये बैटरी क्या है सर? बैटरी को सेल भी बोलते हैं। मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए ये सेल या ये बैटरी जो है एक मतलब चार्ज का स्टोरेज है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज रहते हैं। ये थोड़ा सा पार्ट जो है ये बैटरी और सेल का बहुत मजबूत आपका किया जाएगा सब्जेक्ट केमिस्ट्री में, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर ही है पूरा जिसमें सेल बनता कैसा है, बैटरी बनती कैसे, उसमें इलेक्ट्रोड रहते हैं, उसमें सोल्यूशन कौन सा रहता है, H2SO4 रहता है, और चार्ज के डिपोजिशन कैसे कैसे होते हैं, 2 एनोड कैथोड की तरफ, और वो सारा आप अच्छे से बैटरी पढ़ोगे। मैं उस थ्योरी में घुस जाऊंगा तो चैप्टर से हम हट जाएंगे, थोड़ा सा हमें चैप्टर से ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूं कि मैं उनको थोड़ा सा यहां पर क्या कर रहा हूं कि यहां पर बैटरी वाला पार्ट थोड़ा सा अलग रख रहा हूं, उसको आप अलग से अच्छे से पढ़ लोगे बाद में फिर सेपरेटली, या फिर मैं भी अपने डिस्कशन में अच्छे से बैटरी को सेल को समझा दूंगा। अब तो यहां तक जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे, हाँ, लेकिन ऑर्बिट में घूम रहे थे, ऑर्बिट में नहीं घूम रहे थे, नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऐसा घूम रहा है, कोई ऐसा घूम रहा है, देखो कोई ऐसा घूम रहा है, कोई ऐसा घूम रहा है। ये ना एटम का एक स्टैंडर्ड सिंबल है, शक्तिमान भैया के टी शर्ट पर रहता है, कभी देखा होगा तुमने, ठीक है। ये साइंटिफिक सिंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे दुनिया की बोल सकते हैं कि जिस ओरिजिन यही से एटम से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो इसे रैंडम मोशन कर रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इलेक्ट्रॉन घूमने से ऑर्बिटल मोशन कर रहे, ऑर्बिटल मोशन करने से छोटा सा ऑर्बिटल करंट तैयार होता है ना, लेकिन ऑर्बिटल करंट वारंट वाली टर्म ना अपने को बाद में सिलेबस में बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में, अभी तो हम फिलहाल देखते हैं कि करंट क्या है, ये करंट क्या है।
तो जब इसको हम एक बैटरी लगाएंगे तो जैसे ये स्विच मैं ऑन करूंगा, देखो अगर ये बैटरी का स्विच अगर मैंने ऑफ रखा तो क्या आप इसमें से इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं होंगे तो चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाएगा। चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाएगा तो उसको एक प्रॉपर वेलोसिटी नहीं रहेगी, चार्ज मूव नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस एमीटर में हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। एमीटर का जो ये निडल है, ये थॉर्न है, कहां पे रहेगा? जीरो पे रहेगा डिफ्लेक्शन। बट एज सून एज जैसे ही हम फटाक से इसको स्विच को ऑन करते हैं, as soon as we switched on this, as soon as we switch this, as soon as this switch is turned on, as soon as this switch is turned on, जैसे ही स्विच ऑन की जाएंगी फटाक से आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलेगा, फटाक से यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलेगा। क्या हो गया? देखो बिना स्विच ऑन किए यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिला। बोला unless and until we will not apply the supply, there will be no reply। मेरे बात को नहीं आया, क्या बोला? नहीं आया, इतना फास्ट क्या बोल दिया सर आपने? Unless and until we will not apply the supply, there will be no reply। Unless and until we will not apply the supply, there will be no reply। समझ आ रही बात? सो जैसी कनेक्शन लेंगे इधर डिफ्लेक्शन लेंगे। इसका मतलब है कि इस बैटरी ने कुछ कमाल किया। क्या किया? तो निगेटिव वाला इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निगेटिव इलेक्ट्रोड में इसके अंदर के निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया होगा। बात समझ में आ रही है? रिपेल करेंगे यार, निगेटिव टर्मिनल निगेटिव को क्या करेगा? निगेटिव में क्या होगी? दुश्मनी होगा, प्यार होगा? अरे भाई निगेटिव में दुश्मनी होगी, प्यार होगा? अरे निगेटिव में तो दुश्मनी होगी ना। निगेटिव रिपल्शन करेंगे, पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। अट्रैक्शन काय में होता है? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव में होता है। ओके, तो इस तरीके से ये जो निगेटिव है इसने इसको निगेटिव को रिपेल किया, तो इलेक्ट्रॉन भागने लगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भागने लगे और उन्होंने अपने साथ क्या कंडक्ट किया? चार्ज कंडक्ट किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जब चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है तो इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। मैथमेटिकली उसको लिखने का तरीका भाई लोग ऐसा है, dq/dt। तो सारा डेरिवेटिव एंड मैथमेटिकल पार्ट है, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज मेरा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। सो धीरे धीरे आपको मैथमेटिक्स के बेसिक में सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है? सो अब इधर प्लीज ध्यान दो, ठीक है? प्रवास बोरा सर ब्रश किया, ओके चलो प्लीज ध्यान दो। सो यहां पे देखो करंट तो फ्लो हो जाएगा। अब इधर देख, ये करंट फ्लो होता है ना, उसमें एग्जैक्टली होता क्या है? देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, शायद आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा 10 में। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से भागने लग जाते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन इधर भागने लग जाते हैं, फिर नेगेटिव रिपल्शन कर जू ऐसे नहीं भागते भाई लोग, जू ऐसे नहीं भागते, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बहुत सारे एटम्स है, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स है, और जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड जो ऐसे अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, ये न्यूक्लियस के नजदीक वाले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो तो टाइटली बाउंड रहते हैं, टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस रहते हैं, वो फ्री नहीं रहते हैं, वो नहीं भागेंगे। लेकिन कुछ आउटरमोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज रहते हैं, वो फ्री रहते हैं, दे आर फ्री टू कंडक्ट, they are free to make the current conduction, that's why they will only responsible for the current conduction। so outermost orbit की जो लूज इलेक्ट्रॉन है वो भागेंगे, लेकिन बाकी तो आप अपने जगह स्टेडी है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ये है, वो है, न्यूट्रॉन्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से समझो निकला, कोई अगर इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से, कोई अगर इलेक्ट्रॉन अगर निकला यहां से रिपल्शन लेके, इधर रिपल्शन लेके, तो इलेक्ट्रॉन टकराते अलग अलग एटम से टकराते हुए आगे बढ़ेगा। जैसे दो चींटियों की लाइन देखी होगा, इधर से कुछ चींटियां जा रही है, उधर से कुछ चींटियां ऐसी आ रही है, तो देखो उनका बीच में ऐसा हाय हेलो होता है, ऐसे टकराते हैं, तुम किधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, ओके हेलो हाय बाय, और फिर आगे निकलते हैं। सो दो चींटियों की लाइन जैसे टकराते आगे ऐसे बढ़ते जाती है, बस उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन टकराते वो वायर में से जाएंगे और यहाँ पे बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे मजेदार चीज है, बहुत अच्छी पढ़ने लायक, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे टकराते हैं अंदर ही अंदर, उनकी जो स्पीड है उसको ना आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं। कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? आरएमएस। और वो यहां से लेके जब यहां तक निकल जाते थे, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उन्हें कुछ तो टाइम लगाऊंगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी जो वेलोसिटी दिया होगी उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एक रफ टर्म्स बता रहा हूं मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, बहुत डिटेल में हम डेफिनेशन में उसके डेरिवेशन वगैरह देखने वाले आगे से लास्ट में, इसके ऊपर बहुत भयंकर न्यूमेरिकल्स आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। बट इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने के लिए जो एवरेज स्पीड लगती है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बट इलेक्ट्रॉन यहां से आता किसी जू नहीं भागता, आया भाई इलेक्ट्रॉन यहां से और अपना पल्सर निकाला और जू भाग गया, ऐसे नहीं होता है, निकाली मोटरसाइकिल और भाग गया। और भैया यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा टकराते जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा वाइब्रेट होते ऐसा बाहर निकल रहा है।
तो इसमें ये जो स्पीड है उसकी, ये वाली, ये इसको कौन सी स्पीड बोल रहे हैं, आरएमएस। और इसको जो यहां से यहां बाहर निकाला उसको कौन सी, ड्रिफ्ट। इसमें से एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो विच इज वेरी वेरी लेस देन आरएमएस वेलोसिटी। भाई ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसा 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 करके जो भागते हैं, उनकी जो स्पीड है ऐसा 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 जो भाग रहे हैं, उनकी जो स्पीड है वो बहुत भयंकर रहती है। अराउंड बता रहा हूं इतनी रहती है, अराउंड इतनी रहती है। और जो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जो जाने के लिए जो टाइम लगता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जो स्पीड है, उसको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको बोल रहा हूं, वो बहुत कम रहती, बहुत कम रहती। मतलब मालूम है एक प्रकार से कैसा होता है, मान लो कि इतना बड़ा तुम्हारा कंडक्टर है, इतना बड़ा कंडक्टर है, और मान लो कि यहाँ पे कोई पेड़ है, यहाँ पे कोई पेड़ है, इस पेड़ पे ना मधुमक्खियों का वो जो मतलब मधुमक्खियां बैठी है, पूरा अपना वो क्या बोलते हैं उसको, जमा के, छत्ता जमा के मधुमक्खियों का, और उसको किसी ने उड़ा दिया। अब किसी ने उड़ा दिया तो मधुमक्खियां, मान लो कि जिसने उसको उड़ाया, जिसने उस मधुमक्खी को उड़ाया, उसके पीछे दौड़ने लगी बदला लेने के लिए, हमको क्यों उड़ाया। तो किसी आदमी का पीछा मधुमक्खियां जैसे करती है, तो उसका आपने कभी अगर देखा होगा, या मधुमक्खी अगर एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह माइग्रेट करके बदलते हुए कभी आपने उनका पूरा का पूरा झुंड कभी जाते हुए देखा होगा, उन झुंड को कभी आपने ऑब्जर्व किया क्या, करना कभी ऑब्जर्व, कैसे रहता पता है, पूरा का पूरा झुंड रहता, समझो कि मान लो कि 10-12 हजार मधुमक्खियां रहती होंगी उसमें, 20, और वो 20 पता है कैसी जाती है आगे, कैसी जाती है, एक साथ स्टार्ट करेंगे, एनिमल्स कैसे गो, जो भागते जूम, पूरा झुंड। ऐसा कभी देखा कि आपने कैसे भाग रहा मधुमक्खियों का पूरा चट्टा एक साथ, नहीं, वो कैसा भागता है, सारी मधुमक्खियां ऐसे आपस में इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर, और धीरे 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 आगे जाती रहती है। मतलब वो इधर उधर बहुत फास्ट कर रही है, और ऐसे 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 आगे जा रही है, समझ रहे बात को। मतलब पूरा जो झुंड है मधुमक्खियों का, वो ऐसा 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 ऐसा, देख रहे हो क्या, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब ये बहुत फास्ट हो रही है, ये एक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, और आगे जो बढ़ रहा है वो पूरा का पूरा झुंड वो बहुत स्लोली आगे जा रहा है। एग्जैक्टली इस तरीके का कुछ मोशन इस कंडक्टर के अंदर ऐसा 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 ऐसा, और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जो आगे बढ़ने वाली जो स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी वैल्यू अराउंड अराउंड, उसकी बहुत सारी डिटेलिंग आपको मिलेगी 12th में जब जाओगे। बट अभी थोड़ा सा टाइमिंग समझने की कोशिश करो कि करंट जो फ्लो होता है उसमें क्या क्या रहता है अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की। और जो आरएमएस वेलोसिटी बोला, देखो ना कितनी लिखी मैंने, 10⁴ टू 10⁶ भाई, अरे बहुत ज्यादा नहीं लगता, 10,000, और ये 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की आगे बढ़ते वक्त। यहां तक बात समझ में। अब आगे देखो, ये तो पता है कि सारा खेल जो है सब इस पर डिपेंड करता है। बैटरी बोले तो एक प्रकार का पेट्रोल पंप है यार। अरे यार मुझे बताओ, अगर आपको किसी ने बोला कि चल गाड़ी निकाल और जा पूरा राउंड मार के वर्धा को, और बोला कि 5 रुपए का पेट्रोल डाल, तो मिलता नहीं, डाल दिया 5 रुपए का, अब गाड़ी निकले, क्या होंगे, बीच में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रास्ते में जाते तक अगर घर से निकले वाला सामने वाले स्क्वायर में अगर पेट्रोल पंप होगा, तो पहले क्या करोगे आप, ठीक है राउंड मारना है क्या, ओके कोई बात नहीं, पेट्रोल पंप पे गए, पहले पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में, फिर घूमे, फिर पेट्रोल खत्म। उसको बोला, अगर किसी को मैंने बोला कि तू 10 राउंड मार वर्धा के, 50 रुपए का पेट्रोल डाला, पहले 1 राउंड मारा, पेट्रोल खत्म होते होते आया, पेट्रोल पंप लग गया फिर से अपना वाला वही पुराना वाला, फिर से पेट्रोल डाला, फिर से आगे निकल गए, फिर से पेट्रोल डाला, चलेगा नहीं, सही। इलेक्ट्रॉन का भी ऐसे ही भाई, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने का उनका होता क्या है, फिर होता क्या है, कंटिन्यूअसली दे मूव अराउंड द लूप और दिस सर्किट में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, और यार थकेंगे नहीं क्या, एनर्जी इतनी रहेंगी भाई, है ना मेरे पास बैटरी, जब तक ये मेरी बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं हो जाती, खत्म नहीं, जैसे कि बोलते सेल उतर गए, बैटरी उतर गई, क्या मेरा काम नहीं कर रहा है, मोबाइल डिस्चार्जिंग हो गया है, चार्जिंग पे लगा, जब तक ये बैटरी मेरे पास है उससे वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता रहेगा, भागता रहेगा, लेता रहेगा, भागता। अरे इलेक्ट्रॉन यहां से स्पीड से यहाँ पे आते थक जाएगा, यहाँ पे आके थक गया, दे रे बाबा थोड़ा सा पेट्रोल, इसको मांगेगा, अगर इसको थोड़ा सा उसने एनर्जी ले, दे रहे थोड़ा सा और पेट्रोल भर लिया। सो बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाते समय एनर्जी भरते जाएगा भागते जाएगा, एनर्जी भरते जाएगा भागते। यार डिटेलिंग करने को तो इतना कुछ है इसमें कि पूरा मुझे 6 घंटे लग जाए इतने सर्किट के ऊपर खेलने के लिए, इतने डिटेलिंग कर दूंगा एग्जैक्टली छोटी छोटी बातें। बट अपने को थोड़ा सा
फाउंडेशन बैच का ख्याल रखते हुए ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कवर करने के लिए कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर करते हुए आगे जा रहा हूँ। और फिर जो एक्चुअल क्लासेस होगी तो आपको मैं बता रहा हूँ, इतना सर्किट पढ़ाने के लिए मुझे 4 पीरियड भी कम पड़ेंगे, यानी कितना कुछ डिटेलिंग उसमें नहीं होगा, आप सोच सकते हो। तो चलो ऐसे ऐसे भागेंगे, ऐसे ऐसे भागेंगे, और इस तरीके से जब तक ये बैटरी में से वो एनर्जी खा खा के बैटरी को पूरा खत्म नहीं कर देता, तब तक इलेक्ट्रॉन भागता रहे। और जिस दिन बैटरी खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन का भागना बंद हो जाएगा। अब आपको छोटी छोटी बातें, अब इस सर्किट से रिलेटेड छोटी छोटी बात करते हैं, छोटी छोटी चीजों पे बात करते हैं। जैसे कि देखिए, यार कंडक्टर है, यहाँ पे तुम्हारा ये बैटरी था, और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव था, और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव वाले को इसने नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी ने रिपेल किया था, इधर भागा था इलेक्ट्रॉन इधर। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ये साइन कन्वेंशन है, सारी दुनिया ने सोचा यार सब लोग मिलकर ना डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही सोचेंगे, सो दैट कि हम एक दूसरे के सर्किट जब आपस में शेयर करेंगे, हमारा डेटा तुम्हारे कंट्री में, तुम्हारा डेटा हमारे कंट्री में, तुम्हारे सर्किट डायग्राम हमारे कंट्री में जब आएंगे तो आपको करंट की डायरेक्शन सभी में सेम रहेंगी, तो पढ़ना आसान होगा, डाटा शेयरिंग आसान होगा। सबने सोच लिया कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव मानने का, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव मानने का। उसके बाद हम चर्चा करने वाले करंट स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, उसके चर्चा करने वाले। अभी थोड़ा सा ओम्स लॉ देख लेते, ओम्स लॉ। अच्छा भाई चलो, करंट फ्लो हो गया, अब करंट के ऊपर ही बात कर लेते थोड़ी सी। अगर मान लो कि मुझे इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाना है, कितना 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाना है, सर 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाना है, तो मुझे मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां से भाग रहा होगा, इतनी जगह से भाग रहा होगा, इतनी जगह से भाग रहा होंगे यहां से, तो यहां से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन का भागना जरूरी है, सो दैट इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। मैं ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपको ऑलरेडी 10th में हुआ है, जिसका आंसर आप मुझे डायरेक्ट फटाक से दे सकते हो, अगर किसी को ये वैल्यू याद आ रही होंगी कि यहां से 1 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन का भागना जरूरी है। हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट, और वी कैन से दैट। अच्छा भाई चलो एक बात और, करंट की डेफिनेशन जैसे अभी भी बताया, चार्ज अपॉन टाइम करंट की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं 1 सेकंड में सुनो, करंट का यूनिट क्या है, करंट का यूनिट क्या, एम्पियर, चार्ज का क्या है, कूलम, टाइम का क्या है, सेकंड। अब मान लो 1 एम्पियर करंट, इसको 1 लगा, मतलब 1 एम्पियर करंट तैयार होने के लिए 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड ऐसा होना चाहिए। 1 एम्पियर आंसर तभी आएगा जब 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड आप लेंगे, मतलब 1 कूलम चार्ज फ्लो होना चाहिए, तभी जाके 1 एम्पियर करंट तैयार होगा। 1 कूलम चार्ज मस्ट फ्लो इन 1 सेकंड। तो किसी भी कंडक्टर में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जाना चाहिए, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जाना चाहिए किसी क्रॉस सेक्शनल पोर्शन में से, तभी जाके क्या होगा कि उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब मुझे बताया फिर कि 1 एम्पियर करंट तैयार होने के लिए 1 कूलम पर सेकंड फ्लो होना चाहिए, तो 1 कूलम पर सेकंड फ्लो होने के लिए बोलो कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में वहां से निकल जाने चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दिस। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दिस। बोलो 4 आंसर, ए बी सी डी, अब्बा बब्बा चब्बा डब्बा, बोलो ए बी सी डी। बोलो 1 कूलम चार्ज यहां से जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक साथ भागना वहां से जरूरी है 1 सेकंड में। ये टर्म आपको जहां तक के मुझे मालूम है, एज पर एज आई नो, यस किसी ने आंसर दिया, गीतेश वेरी गुड आंसर, आई एम वेरी हैप्पी आई विथ योर आंसर। 6.25 10 टू द पावर 18, 6.25 10 टू द पावर थोड़ा सा गलत किया गीतेश, तूने 10 टू द पावर 8 लिखा, 10 टू द पावर 18 है उसका आंसर, 6.25 10 टू द पावर 18 है। किसी ने 19 लिखा क्योंकि उनको 10 टू द पावर -19 याद है, उन्होंने किसी ने 19 गलत लिख दिया। तो सही आंसर जो है प्रवास दुश्मन ही ले रहा है, अच्छा ब्रश नहीं किया तूने करके, चलिए कर बात, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का झुंड एक साथ, अगर इतने 6.25 10 टू द पावर 18 कितने होंगे, हजारों करोड़ों में इतने इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में यहां से झुंड के साथ अगर भागते हैं, तब जाके वो 1 कूलम चार्ज वहां से पास करते हैं, तब जाके उसमें एक 1 एम्पियर का करंट तैयार हो। क्यों भाई ऐसा, क्यों? क्योंकि यार सिंपल सी बात है यहाँ पे सॉल्व कर लेते, सिंपल सी बात है यहाँ पे सॉल्व कर। यार मुझे बता यार, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करता है? 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.6 -19 कूलम इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे भाई? तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी?
सो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? सो दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यूनिटरी मेथड से करेंगे, तो 1 × 1 अपॉन 1.6 × 10⁻⁹ आएगा यार। मतलब इसका आंसर है 1.6 अपॉन में रहने दो, 10⁻⁹ को ऊपर लेके चलो, प्लस 19 हो जाएगा। अब मैं इसको देखो ऐसा लिखता हूँ 100, चलो ऐसा लिखता, इसको मैं ऐसा लिखता 10 × 10⁻18, सही है, 10 × 10⁻18 अपॉन 1.6। फिर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इसको 100/16 कर दिया। सुन लो यार, दिस इंटू दिस अपॉन 1.6 आ गया 10⁻⁻19 के साथ। बाद में मैंने क्या किया, इसको मैंने ऊपर ले लिया, 10⁻+19 कर दिया, 10⁻+19 किया। 10⁻+19 को देखो मैंने कैसा लिखा, 10 × 10⁻18 लिखा, सही है, 18 प्लस ये 1 19। फिर ये अपॉन ये कर रहा हूं मैं, इसको एक 0 बढ़ा दिया तो इसका 1.6 का 16 हो गया, इसका एक 0 बढ़ा दिया तो 1.6 का 16 हो गया, और यहाँ पे 10⁻18 आ गया, और 100/16 आता है 6.25। 16 6 जा 96, 4 आया रिमाइंडर 40 हो गया, 16 2 जा 32, 8 बच गया, 16 5 जा 80। समझ में आ रही बात? यस, समझ में आ रही बात। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन टुगेदर, 18 10⁻18, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन झुंड एक साथ खचक, एक साथ खपच से यहां से जब पास होगा तो वो अपने साथ कितना चार्ज लेके जाएगा, तब जाके वो अपने साथ 1 कूलम का चार्ज लेके जाएगा। और 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में अगर यहां से गया तो बोलेंगे उसको कि यार 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। इतनी बड़ी स्टोरी उसकी है, नंबर आपको याद रखना है। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। एक छोटी सी स्टोरी आपको याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। मैंने अगर ये हाथ में उठाया कि समझ लेना सर मिटाने वाले, स्क्रीनशॉट ले लेने का। चलो ठीक है, अब आगे देखो एक छोटी सी और स्टोरी, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी स्टोरी। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are। अभी सर देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें से जा रहे हैं भाई लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें से जा रहे हैं, अभी अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ डायरेक्ट तो जा नहीं पाएंगे, उनको रास्ते टकराना 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 कोलाइड होना पड़ता है। दे हैव टू कोलाइड नंबर ऑफ टाइम्स विद द अदर एटम्स, दे हैव टू कोलाइड नंबर ऑफ टाइम्स विद द एटम्स, एंड इसलिए तो रास्ता निकालते निकालते बेचारे कैसे तो भी आते हैं। मतलब उनको रास्ते में क्या होता है, ऑब्स्टैकल क्रिएट होता है, हर्डल्स इन द पाथ, ऑब्स्टैकल्स इन द पाथ, opposition in the path, reluctance in the path of the flow of electron is called, यार आपको सबको पता है, resistance। इनके रास्ते में उनको क्या होता है, अपोज होता है, अपोज होता है, बिकॉज बाकी चीजों के साथ टकराते हुए आगे जाते हैं। So they have to face the hurdles in the path, opposition in the path, obstacles in the path, reluctance in the path, and that is nothing but the resistance, and opposition offered by the another atoms of the conductor to the flow of electron is called resistance। अभी जो रेजिस्टेंस यार, इसलिए तो रेजिस्टेंस जो है उसका सिंबल ऐसा रहता है, स्पीड ब्रेकर जैसा, स्पीड ब्रेकर जैसा, उसको आर से इंडिकेट करते हैं, उसका यूनिट ओहम होता है, OHM, और उसका सिंबल रेजिस्टेंस का ऐसा रहता है। सो याद रखो। अब सुनो, ये रेजिस्टेंस जो है उसको लेकर, अब देखो कोई वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा रहता, कोई वायर में रेजिस्टेंस कम रहता, दैट डिपेंड्स करता है कि उस वायर का अंदर का एटॉमिक स्ट्रक्चर और सारा मटेरियल का कॉम्बिनेशन, कितने डेंसिटी का वायर है, उसके अंदर एटम कितने क्राउडेड है, और उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल है। ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि कौन सा वायर कितना अपोज करेगा। कुछ वायर ज्यादा अपोज नहीं करते, उससे करंट ज्यादा फ्लो होगा, कुछ वायर बहुत ज्यादा अपोज करते तो उससे करंट फ्लो ही नहीं होगा, बहुत कम फ्लो होगा। और कुछ तो चीजें ऐसी है कि जो इलेक्ट्रॉन को आगे ही नहीं जाने देते, मतलब उसमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं रहते, उनको अपन इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? इंसुलेटर बोलते हैं लोग। तो इंसुलेटर तो छोड़ो, अभी तो अपन कंडक्टर करंट पढ़ने वाले, इंसुलेटर की कहानी हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, आखिरी में सिलेबस के। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन से ये जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड ना एक डेफिनेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आपको मालूम है, ओम्स लॉ। क्या मालूम है? ओम्स लॉ। बोलो भाई, ओम्स लॉ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में का एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ओम्स लॉ है। क्या है ओम्स लॉ? कौन बताएगा ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है? बोलेंगे ओम्स लॉ क्या है? I = VR। सही है? अरे सही है नहीं है? कुछ लोग बोल रहे हाँ सर ऐसा ही तो कुछ दिखा रहा, गलत है क्या? R = VI। अरे सही है क्या?
बिल्कुल गलत है। क्या आई इज इक्वल टू आर बाई वी सही है क्या? बिल्कुल गलत है। अरे यार क्या सर लिख रहे हो ना, वी इज इक्वल टू आई अपॉन आर। हाँ ये सही है। अरे ये भी गलत है, इसमें से एक भी मैंने सही नहीं लिखा शायद। सही लॉ जो है वो ये है, वी आर इंडियन। अरे क्या बोला? वी आर इंडियन, वी आर। अबे अब क्या अपन पाकिस्तानी है क्या? इंडियन ही है ना, तो बेटा इतना याद रखने को तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई? वी आर इंडियन, वी आर इंडियन। वी इज इक्वल टू आर आई या वी इज इक्वल टू आई आर चलेगा, आपको जैसी आदत हो गई होंगी। तो ये तो फॉर्मूला हो गया भाई, लेकिन स्टेटमेंट भी तो लर्न चाहिए ओम्स लॉ का। बड़े बड़े कंपनी वालों इंजीनियरिंग कर तो लेते अपन, और मालूम है पूछते क्या? बताओ ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो बड़े बड़े इंजीनियर क्या करते पता है? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती, बोलते सर वी इज इक्वल टू आई आर। कंपनी वाले बोलते हो मेरे को फार्मूला नहीं चाहिए, मेरे को ना उसका स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट बोल अगर आता है तो फिर बोलता ओम्स लॉ स्टेट्स दैट। बस बोलेगा बेटा तूने परफेक्ट पढ़ाई नहीं की, प्रोबेबल की है। यू डोंट बी प्रोबेबल, जस्ट बी परफेक्ट। अपने को प्रोबेबल नहीं बनना, धुंधला धुंधला सा नहीं। हमें नीट की एग्जाम देनी है, अगर जेई की एग्जाम देना है हमें परफेक्शन की तरफ जाना है, प्रोबेबिलिटी की तरफ नहीं जाना है। प्रोबेबिलिटी तो चार चार रहने वाली, ए बी सी डी, अब्बा चब्बा डब्बा कब्बा। इतनी प्रोबेबिलिटी, अगर आप प्रोबेबिलिटी में खेलते रहोगे तो कभी तुम्हारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। चार में से तो क्या 25% ही बनेगी ना, क्योंकि चार में से एक ही सही रहने वाला है। चार में से एक सही बोले तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी करेक्शन की? 25%। काम नहीं चलेगा, फेल हो जाओगे। परफेक्शन चाहिए। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, चलो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कौन बोलेगा? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है? जब तक ये वायर की फिजिकल कंडीशन फिक्स है, कांस्टेंट है, स्टेडी है, मतलब इस वायर का लेंथ नहीं बदला, इस वायर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदला, इन्हें रेडियस नहीं बदला, इस वायर का मटेरियल नहीं बदला, इस वायर का टेम्परेचर भी नहीं बदलने दिया, ऐसे कंडीशन पे अगर मैं ये जो बैटरी इसको जो लगा रहा हूं, ये बैटरी जितने ज्यादा वोल्टेज की लगाऊंगा, जितने ज्यादा पावर की लगाऊंगा, उतना ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगा। मान ली कि मैंने अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई और इसमें अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो हुआ, तो 20 वोल्ट की बैटरी लगाने से बैटरी का वोल्टेज मैंने डबल किया तो करंट भी डबल हो जाएगा। 1 एम्पीयर का कितना हो जाएगा? 2 एम्पीयर हो जाएगा। क्या मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं दोस्तों? चलेगा रहा इतना, क्योंकि बेसिक ही चल रहा है, इसमें तो ज्यादा पकाने में मतलब नहीं है, बहुत आराम से पढ़ा के। हाँ, जब पढ़ाने वाली बातें आएंगी जो तुम्हें नहीं पता होंगी तो उसमें मैं स्लो पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। सो जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएगी, उतना करंट फास्ट भागेगा, उतना करंट फास्ट भागेगा, क्या बोल रहा हूं, उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा। अब देख अब मुझे ये मत बोलना सर ये चैप्टर में फील नहीं आ रही करके, हर चैप्टर में प्रैक्टिकल मजा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल मत बोलना, पहले बता दे रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे फील नहीं आई तो डायरेक्ट फील करा दूंगा। कुछ नहीं, 2 वायर लेके बटन ऑन करके लगाने का काम है, डायरेक्ट फील आ जाएंगे ट्रर। फिर मत बोलना कि सर फील नहीं दिया करके। हाँ, भयंकर चैप्टर है। इस चैप्टर की मैं किसी चैप्टर की कराओ ना कराओ, इस चैप्टर की मैं डायरेक्ट फीलिंग दे सकता हूँ। किसी को अगर इच्छा है तो बोल देना सर मेरे को फील चाहिए करके, डायरेक्ट फील दे दूंगा। हाँ, फिर बोलोगे नहीं दोबारा कभी। सुन ले इधर, ओम्स लॉ में भी इक्वल्स टू आई आर तो लिखते हैं, लेकिन ना स्टेटमेंट भी बोलते आना चाहिए, स्टेटमेंट भी बोलते आना चाहिए। देखिए इसमें कैसा है ना, स्टेटमेंट कैसा है, स्टेटमेंट कैसा है। Ohm's law states that, Ohm's law states that when the condition of this conductor, when the physical condition of the conductor, conductor की physical condition कौन सी physical condition, तो ये वाली, ये 3 physical conditions कौन सी भाई लोग? MTD। अरे भाई ये MTD क्या है? अच्छा, लड़कियों को जल्दी स्ट्राइक हो गया होगा MTD क्या है तो, और लड़कियों को स्ट्राइक नहीं होगा ना, 1 मिनट के लिए अपनी मम्मी को स्क्रीन पे बुला लो, बोलना कि मम्मी सर कुछ तो भी एमटीडी की बात कर रहे हैं, एमटीडी की बात कर रहे, तो ये एमटीडी क्या होता है? अच्छा चलो मम्मियों के लिए कॉन्टेस्ट, मम्मियों के लिए क्विज, मम्मियों के लिए इनाम जीतने का अवसर, ठीक है, मेरे तरफ से नहीं, अब अपने पापा की तरफ से। अगर इसका मतलब अगर समझ में आ गया तो अपने पापा को तुरंत मम्मी के साथ आज के आज जाना पड़ेगा इधर। आज अगर किसी आप में से किसी के मम्मी ने अगर एमटीडी का मतलब बता दिया तो चलो उनके लिए गिफ्ट डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, उनके हस्बैंड उनको आज शाम को ही लेके जाएंगे यहां पर। चलो कौन बताएंगे? चलो मम्मियों के लिए क्विज, मम्मियों के लिए कॉन्टेस्ट। कुछ लोग अगर सुन रहे होंगे ये लगा के तो अपने मम्मी को जोर से आवाज देके पूछ लो मम्मी एमटीडी क्या होता है। चलो कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। कमाल कर दो।
इसका मतलब आपके पापा ने आपके मम्मी का ख्याल नहीं रखा। अगर किसी के मम्मी को इसका मतलब नहीं मालूम, मतलब आपके पापा आपके मम्मी से प्यार नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यस, एमटीडी ज्वेलर्स, बहुत बढ़िया। देखो अनुराग को तो भी मालूम है, मनोहर तुकाराम ढोमने, वर्धा का बिग ब्रांड ज्वेलरी शॉप। ठीक है, चलो भाई इधर जा दो। ये एमटीडी याद रखना है। When physical conditions of the conductor, Ohm's law said that when physical conditions of the conductor, कौन सी? तो मटेरियल, टेम्परेचर, डायमेंशन। अरे मनोहर तुकाराम ढोमने मत लिखना भाई एग्जाम में। मटेरियल, टेम्परेचर, डायमेंशन। मटेरियल नहीं बदला, कॉपर है तो कॉपर ही चढ़ने दिया, उसका टेम्परेचर नहीं बदला, उधर गर्म नहीं होने दिया, वायर को गर्म नहीं होने देना, कांस्टेंट टेम्परेचर। उसका डायमेंशन नहीं बदला, मतलब जितना मोटा वायर है उतना ही चरखा, ना उसको बारीक किया ना उसको लंबा किया। मतलब मटेरियल, टेम्परेचर, डायमेंशन, मटेरियल, टेम्परेचर, डायमेंशन, मटेरियल, टेम्परेचर, डायमेंशन। सही बात है। अगर ये तीन चीजें किसी वायर की कांस्टेंट रखे और उसका अगर यहाँ पे दिया जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाए तो ऐसा ऐसा फ्लो होने वाला, क्या बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। यानी ओम्स लॉ का पूरा स्टेटमेंट एक साथ बोलता हूं अच्छे तरीके से। अभी एमटीडी छोड़ो, भूल जाओ, आपको टाइम है, अभी लड़कियों आपको टाइम है। हाँ ठीक है, अभी ध्यान दो। बॉयज को कौन सा काम है रे एमटीडी में जाने का? ठीक है, चलो इधर क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? Ohm's law states that when physical condition of the conductor, that is material, temperature, dimension, is constant or remains constant, then current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied between two ends of the wire, or potential difference applied to the wire. So जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, मतलब I proportional to V, या फिर इसको V proportional to I आप लिख सकते। अब यार ऐसा क्यों लिख लिया? अगर I proportional to V के उल्टा क्यों कर दिया? फिर आपने तो सर I proportional to V लिख के I is equal to RI लिखना चाहिए था, सॉरी I is equal to RV लिखना चाहिए था। प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन चला गया तो कांस्टेंट आता है ना, तो बोलते थे समय सर आप ऐसा बोलते, लॉ को बोलते समय करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। फिर I इज इक्वल टू RV क्यों नहीं लिखते उस लॉ को? फिर उसको ना अपने बिल्कुल मस्त अपने सहूलियत के हिसाब से पहले उसको V प्रोपोर्शनल टू I लिख लेते हैं और V इज इक्वल टू फिर RI बाद में क्यों लिखते हैं ऐसा? अरे भाई यहां पर वेरिएबल कौन है देख, मतलब यहां पे मैं जो है इस वायर का क्या फिक्स रहने वाला है? रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता। वोल्टेज बदलने से रेजिस्टेंस बदलता क्या वायर का? नहीं, वायर का अपोजिंग फैक्टर बदलता क्या? नहीं, वो उतना ही रहता है। वोल्टेज बदलने से वायर का अपोजिंग फैक्टर नहीं बदलता। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने का उसकी जगह R लेने वाला है, और जितना R बढ़ाएंगे उतना करंट कम होते जाने वाला है, जितना R बढ़ाएंगे उतना करंट कम होते जाने वाला है। मतलब R जो है I के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में आना चाहिए। अगर देखो R इधर आएगा हमेशा, जितना R बढ़ाएंगे ना उतना करंट कम फ्लो होने वाला है, जितना अपोजिशन बढ़ेगा उतना करंट कम जाएगा। इसलिए उसको ऐसा लिखते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू भले भी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, बट V प्रोपोर्शनल टू I हम लिखेंगे तो V इज इक्वल टू एक्स पे क्या आएगा? RI आएगा। अब यहां पे देखिए है तुम्हारा ओम्स लॉ। अब देखिए करंट की थोड़ी सी स्टोरी देखते हैं। करंट है ना एग्जैक्टली क्या, देख ले। और मान ले एक आधा बंदा अगर दवाखाने में सोया हुआ है और बहुत पेशेंट है, कोरोना पेशेंट, उसको बचाना है, एकदम उसके इम्यून सिस्टम डाउन हो गया है, उसमें कोई शक्ति नहीं बची, एकदम टायर्ड हो गया है, तो उसको क्या लगा? ग्लूकोज की बॉटल चला दे, सलाइन चलाते कि नहीं चलाते? और सलाइन कैसे चलाते बताओ? एक आधा बहुत ही अगर कहते क्या करे, एक साथ 5 बॉटल लगा देते ग्लूकोज, 10-12 बॉटल एक साथ लगा दे, ड्र एकदम उसका नल खोल दिया, और एकदम नल में से जैसा स्पीड से पानी आ रहा है वैसा कि नल में से पानी आता है, वैसे स्पीड से उसके सलाइन जाती है, उसको टैक 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 टैक। ये पेशेंट अपना, और इधर CRO लगा हुआ है। CRO पता है क्या होता है? कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, जिसपे ना ऐसा 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 दिखते रहते हैं। जब तक ऐसा ऐसा है तब तक ठीक है, कभी कभी आपको तो पता है ऐसा 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 होता, और फिर कभी ऐसा हो जाता, ऐसा हो गया बोले तो गया। अरे यार भाई तुम इसको अगर 5 बॉटल एक साथ दोगे तो बचेगा नहीं, तुरंत मर जाएगा, उसको सहन ही नहीं होगा, इतनी सारी एनर्जी एक साथ डालोगे तो। उसी तरीके से करंट के लिए सोच, मान ले 1 कूलम करंट है, कितना? 1 कूलम चार्ज, सॉरी गलत बोल दिया, करंट नहीं, 1 कूलम क्या है? चार्ज है। और 1 कूलम चार्ज अगर मैंने किसी पर्सन के बॉडी में छोड़ दिया, जैसे अपने क्लास में ले लेता हूं, चलो आज प्रवास को टारगेट करते हैं। प्रवास को अगर 1 कूलम चार्ज मैंने सप्लाई किया, लेकिन वो 1 कूलम चार्ज अगर मैंने 5 घंटे में दिया, कितने घंटे में दिया? 5 घंटे में 1 कूलम चार्ज उसकी बॉडी में से फ्लो किया। चलो प्रवास की बॉडी निकाल लेते हैं। बॉडी, ये प्रवास की बॉडी मेरे जिंदा है भी। हाँ प्रवास, इसको ना तेरे को ना 1 कूलम चार्ज तेरे बॉडी में छोड़ दिया, बट वो 1 कूलम चार्ज यहां से यहां तक निकलने के लिए ना मैंने 5 घंटे लगा दिए।
मतलब देख, करंट की डेफिनेशन थोड़ी सी यहाँ पे देखता हूँ मैं। करंट की डेफिनेशन हमने बोला था चार्ज अपॉन टाइम। सो मैंने क्या किया, करंट की डेफिनेशन, 1 कूलम करंट चार्ज लिया, लेकिन टाइम मैंने 5 आवर्स रखा। 5 आवर्स तो बहुत हो गया, 60 मिनट्स इंटू 5 यानी 300 मिनट हो गए। 1 घंटे के 60, 1 घंटे के क्या होता है 1 आवर यानी 60 मिनट्स, तो 5 आवर्स यानी 5 इंटू 60 मिनट्स यानी 300 मिनट। और 300 मिनट के सेकंड्स करने होंगे तो अगेन 60। सही बात है ना, छोटी छोटी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो रहा है, छोटे बच्चों की खेल है ये। 6 3 18,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। बोले तो करंट का आंसर कितना, 1/18,000 बोले तो 0.000 समथिंग आएगा। इतना छोटा सा करंट इसके बॉडी में से फ्लो होगा तो मरेगा क्या ये? नहीं मरेगा, बचेगा। लेकिन मान ले कि अगर मैंने ये 1 कूलम चार्ज इसके बॉडी में प्रवेश के अगर मैंने 0.1 सेकंड में से पास किया, कितने 0.1 सेकंड में से पास किया है, 0.01 सेकंड में से फटाक्स। तो 0.01 सेकंड में से अगर पास किया तो ये नीचे अगर मैंने इसको 1 बनाया यानी 2 पॉइंट अगर आगे लिए तो ऊपर भी 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कितना एम्पियर हो जाएगा? 0.1 सेकंड में अगर ये चार्ज अगर छोड़ा तो वो करंट इतना भयंकर फ्लो हो जाएगा। यानी टाइम कम किया तो फार्मूला वाइज देखो ना, टाइम कम किया तो आई का आंसर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चार्ज उतना ही जा रहा है लेकिन कम टाइम में पास किया फटाक से तो करंट एकदम बढ़ जाएगा। और टाइम ज्यादा रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट कम रहेगा। टाइम ज्यादा रखा तो करंट कम रहेगा। सो ये 0.01 सेकंड इतना सा पार्ट है टाइम का, प्रवर्ष की लाइफ के लिए 0.01 सेकंड। टाइम तो बहुत छोटा सा है लेकिन उसकी लाइफ के लिए वो एकदम कीमती समय होगा 0.01 समय, 0.01 सेकंड, क्योंकि उसके बाद तो टाइम ही नहीं रहेगा। इतने कम समय में अगर पास कर दो तो इतना बड़ा करंट फ्लो हो जाएगा, खेल ही खल्लास हो जाएगा ना। इसलिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमूल्य टाइम रहेगा। सो मतलब इतने कम समय में अगर चार्ज को पास करते हैं तो करंट ज्यादा होगा। यानी टाइम पे डिपेंड करता है सब कुछ, यानी सब कुछ क्या पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। यानी आपने 400 फ्लो करवाया लेकिन कितने टाइम में फ्लो करवाया, कितने टाइम में फ्लो करवाया उस पर भी तो डिपेंड करता है। कम टाइम में करवाया कि ज्यादा टाइम में करवाया, इस पर डिपेंड करता है। टाइम ज्यादा लगा चार्ज को फ्लो होने को तो करंट कम रहेगा, टाइम कम दिया तो करंट खचाक से ज्यादा हो जाएगा। अब सुन लो इधर, अब एक लास्ट क्वेश्चन का आपको आंसर पूछ रहा, मुझे बताओ अगर यहां पे मान लो कि ऐसा और ऐसा लाइन है और एक ऐसी लाइन है, यहां से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है 4 एम्पियर, तो यहां पे कितना करंट जाएगा? बोलो। एक नोडल पॉइंट है, यहां से 3 एम्पियर आ रहा है, यहां से 4 एम्पियर आ रहा है, इधर कितना जाएगा? बोलो, कौन बताएगा? फटाक से आंसर टाइप करो यार, फटाक से आंसर टाइप करो। बोलो कितना जाएगा, इधर कितना करंट जाएगा? अगर इधर से 3 एम्पियर है, इधर से 4 एम्पियर है, इधर कितना जाएगा? बोलो यार जल्दी बोलो, आंसर चाहिए। यस, करेक्ट आंसर दिया किसी ने करेक्ट आंसर दिया। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बाकी लोगों का भी सुनना चाहूंगा। कितना आएगा? यस, और दूसरे ने भी दिया, गौरंग ने भी दिया। एसडी कौन है? एसडी लिखा शॉर्ट में, एसडी ने दिया और गौरंग ने भी दिया और बहुत लोग, गीतांशी ने दिया, बहुत लोग दे रहे हैं। अनिकेत ने दिया, साहिल ने दिया, समीर ने दिया, मयूरेश ने भी दिया, निकिता ने भी दिया, साक्षी ने दिया, मंजीरी ने भी दिया। सही बात, सही सब लोग इधर सुनो भी, आत्मा गीतांश सही है। तो 7 एम्पियर होगा। अच्छा भाई, कोई मुझे ये बताएगा कि अगर मैंने ये करंट को ऐसा डायरेक्शन से छोड़ा इधर 4 एम्पियर, अब ये 7 एम्पियर ही रहेगा कि बदल जाएगा? बोलो, सेम रहेगा? बोले तो सेम टाइप करो, डिफरेंट आंसर आएगा। ऐसा अगर लग रहा होगा तो कितना आएगा लगता है तो वो आंसर टाइप करो। बोलो, सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? 7/12 क्या है रे बेटा? गीतेश गलत है। बोल, ये 3 एम्पियर और 4 एम्पियर इधर से आया तो 7 ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? 7 ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? 7 ही रहेगा यार। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कैसे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। 3 + 4 7 ही होगा। अच्छा, अब एक बात मुझे बता, अगर मैं मतलब इन दोनों की जो यहां पर जो आ रही है दोनों की सम है, मैं क्वेश्चन आपको पूछने जा रहा हूं कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैं पूछने जा रहा हूं। कौन बताएगा करंट स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है? करंट स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है? करंट स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, बोलो कौन बोलेगा? स्केलर की वेक्टर? यस, सिद्धांत बोल रहा है वेक्टर, एसडी बोल रहा है स्केलर, एसडी बोल रहा है स्केलर, और सिद्धांत बोल रहा है वेक्टर, और बाकी लोग सुदत्त बोल रहा है स्केलर।
धनंजय बोल रहा है स्केलर, बहुत लोग स्केलर बोल रहे, कुछ लोग वेक्टर भी बोल रहे हैं। वेक्टर बोलने वाले भी उतने ही, स्केलर वाले भी उतने ही है। भाई सुन ले, इधर ये जो करंट है 3 और 4, उनकी जो एडिशन हो रही है वो वेक्टर एडिशन हो रही है कि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जुड़ रहा है उनका, इधर से 3 इधर से 4 बोले तो 7। अब सुन ले, वेक्टर एडिशन किसको बोलते हैं? सुनो 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 सुनो, ये 3 अगर है, ये 4 अगर है, तो ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम से 5 आता कि नहीं आता? ये जो 5 आता कि नहीं आता? नहीं, 3 + 4 के 7 आता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम की जो बात करते हो तो 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना आता? हाइपोटेन्यूज का आंसर कितना आता? 5 आता कि नहीं आता? ये कैसे आता पता है? इस फार्मूला से आता है, इस फार्मूला से आता है। देख लो देख लो देख लो, इस फार्मूला से आता है, इस फार्मूला से आता है। आ गया? जब इस फार्मूला से आप किसी कैलकुलेशन को करते हो, जब इस फार्मूला से d² + d² का अंडर रूट करके आप इसको निकालते हो, मैं अभी थोड़ा शॉर्टकट में मार रहा हूं, अदरवाइज को ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में पढ़ाऊंगा आपको, ये ऐसे क्यों आता है, उसको बोलते हैं वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जब 3² + 4² को अंडर रूट में डाल के जब आंसर निकाला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज वहां पे होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। कौन सी बोलते हैं? वेक्टर एडिशन। लेकिन अगर दो चीजें डायरेक्ट अगर जुड़ती होंगी, 3 + 4 7, 1 + 1 2, 2 + 3 5, उसको बोलते हैं स्केलर एडिशन। सो बोल करंट के लिए स्केलर एडिशन कर रहा है तो या वेक्टर एडिशन कर रहा है? 3 और 4 का आपने क्या इस फार्मूला से कैलकुलेशन करके क्या 5 आंसर दिया? नो। आपने क्या 3 और 4 को ये वेक्टर एडिशन से क्या 5 आंसर दिया आपने? नहीं। आपने क्या आंसर दिया? 7 दिया। मतलब ये कौन सा एडिशन चल रहा है? बोल, कौन सा एडिशन चल रहा है? स्केलर की वेक्टर। अगर ऐसा होता था तो इसको बोलते वेक्टर एडिशन। अभी टाइमिंग इतना ही बताऊंगा, ये क्यों होता है क्या होता है बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। इसको बोलते वेक्टर एडिशन। लेकिन डायरेक्ट चीजों को जोड़ते उसको बोलते स्केलर एडिशन। तो बोले कौन सा एडिशन है? स्केलर एडिशन है। मतलब करंट को स्केलर क्वांटिटी बोलना चाहिए, सही है बात। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस 3 एम्पियर की डायरेक्शन अगर बदल दूं, इधर उल्टी कर दूं, मैं उल्टी नहीं करने वाला हूं, डायरेक्शन उल्टी की, मैं उल्टी कर दूं, और अगर ये 3 एम्पियर को मुंह अगर इधर बदल दूं, कौन बताएगा भाई लोग कि इधर यहां पे करंट कितना आएगा, इस ब्रांच पे करंट कितना आएगा? देखो 4 इधर से आया और 3 इधर चला गया। पहले 3 इधर था तो 3 + 4 मिलके 7 हुआ था, 3 + 4 मिलके 7 हुआ था। लेकिन अब 4 में से 3 इधर गया तो इधर कितना बचेगा यार? अरे बोले यार जल्दी। 4 में से 3 इधर गया तो इधर कितना बचेगा? मतलब 4 आएगा, 4 में से 3 इधर गया तो बचा कितना? तो इधर बचा कितना? 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या इस करंट का एरो की डायरेक्शन बदलने से आंसर पे फर्क पड़ता है? आंसर पे फर्क पड़ता है। और डायरेक्शन बदलने से अगर किसी चीज में फर्क होगा, यानी डायरेक्शन के ऊपर अगर कोई चीज डिपेंड रहती होंगी, तो बताओ जिसको डायरेक्शन रहती है उसको कौन सी क्वांटिटी बोलते? बोलो यार, डायरेक्शन जिसको रहती है उसको कौन सी क्वांटिटी बोलते? आपको अच्छे से मालूम है डायरेक्शन जिसको बोलते उसको कौन सी क्वांटिटी बोलते? अच्छे से मालूम है डायरेक्शन जिसको बोलते उसको कौन सी क्वांटिटी बोलते? वेक्टर क्वांटिटी बोलते। अभी बीच पढ़ा था हमने, स्पीड को बोलते स्केलर, लेकिन वेलोसिटी को बोलते वेक्टर। याद है यार? अभी तो सर कंफ्यूज कर दिया आपने। आप बोल रहे हैं कि इनका दोनों का मैग्नीट्यूड अगर जोड़ के अगर इसका आंसर आता है, मतलब ये डायरेक्ट वाली अगर एडिशन है, मतलब ये अगर वेक्टर वाली अगर एडिशन नहीं है, तो सर ने अभी बोला कि सर इसको स्केलर क्वांटिटी बोलना चाहिए क्योंकि 3 + 4 का डायरेक्ट आंसर 7 आता है। और जब भी ऐसा सिंपल एडिशन होता है उसको कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? मैग्नीट्यूडली जुड़ रही है, मतलब स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बट डायरेक्शन में चेंज करने से भी उसके आंसर में फर्क पड़ता है। मतलब डायरेक्शन पे भी वो डिपेंडेंट है, इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। और जो क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उसको तो सर आपने ही पढ़ाया था कि वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं यार। तो अब तो सर बढ़ गया, कंफ्यूज कर दिया यार, तोते उड़ गए भाई साहब आप लोग के। मतलब ये सही है कि ये सही है कि ये गलत है कि ये गलत है? सर अब बताओ यार, आप ही समझ आए बात। तो जब कभी भी मैग्नीट्यूडली जोड़ होने से आंसर निकलता होगा, इसमें भी देख 4 में से 3 गया यानी 1 बचा, यानी मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन है ये। मतलब मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन हो रहा है, मैग्नीट्यूडली जुड़ रहे हैं या मैग्नीट्यूडली सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन डायरेक्शन बदलने से किसी करंट की आंसर भी बदल रहा है। ऐसी डायरेक्शन रखी तो 7 आंसर आता, ऐसी डायरेक्शन रखी तो 1 आंसर आता। ऐसा जब वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैग्नीट्यूडली भी जुड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, और डायरेक्शन बदलने से आंसर भी जब बदल जाता है, तो ऐसे क्वांटिटी को नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, ऐसे क्वांटिटी का एक नाम है बच्चों, उसके बारे में बहुत डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी।
कौन सी टेंसर क्वांटिटी याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज नीट के एग्जामिनेशन में गलत हो जाएगा। हो सकता है 10वीं के बेसिस पे आपने उसको स्केलर पढ़ा होगा, उस छोटे बच्चों के लिए वहां तक वो सही था स्केलर, लेकिन नीट और या जेडब्ल्यू के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया उसकी लेवल बढ़ जाती है। यही तो फर्क है 10th स्टैंडर्ड में और नीट जेडब्ल्यू के सिलेबस में, कि आपने सोचा ही नहीं होगा कभी कि ऐसे टेंसर क्या है, ये टेंसर क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ने वाला। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कुछ पढ़ाया आपको, इनर्शिया पढ़ाया, कुछ चीजें और है हमारे सिलेबस में, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन, ऐसे कुछ अलग अलग चैप्टर है। उनको हम ना स्केलर बोलने वाले हैं ना वेक्टर बोलने वाले हैं, उनको अपन बोलने वाले हैं टेंसर क्वांटिटीज। और टेंसर क्वांटिटी तब यूज की जाती है जब जुड़ती या सब्ट्रैक्ट तो मैग्नीट्यूड ही होती है, बट डायरेक्शन बदलने पे आंसर भी बदल जाता है। ऐसा जब भी होता है तो ना उसे हम स्केलर बोल सकते हैं ना उसे वेक्टर बोल सकते हैं, उसे बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। चलो कल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में बहुत बढ़िया सर्किट्स पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल का। सब कंफ्यूजन जो क्रिएट हो जाता है वो सीरीज पैरेलल को हम हटा देंगे आपके दिमाग से, मतलब सारा कंफ्यूजन सॉल्व कर देंगे। बहुत बढ़िया आपको कल मैं पढ़ा दूंगा सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। यस, बट द करंट डज नॉट ऑबे द ट्रायंगुलर लॉ, सो इसको तो स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैंने क्या बताया अभी फिलहाल उतना याद रखो, मैग्नीट्यूडली जुड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन डायरेक्शन बदलने से उसका आंसर में फर्क पड़ता है। सो नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। याद रखोगे आंसर, उसके एक्सप्लेनेशन आगे चलते रहेंगे। चलो बने रहिए साथ में, कल कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक देता हूं आपको और 5 मिनट का केमिस्ट्री की लेक्चर लेता हूं, बट शॉर्ट लेक्चर रहेगी शायद, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हुआ है। ये देखते हैं, अगर बहुत अच्छा लिंक बन गई, मन लगा आपका, तो कितना देर तक चलती है तो देखते हैं आगे। सोचो 5 मिनट के ब्रेक के बाद केमिस्ट्री को कंटिन्यू करिए, केमिस्ट्री ज्वाइन करें। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे थोड़ा सा मतलब ये कर दीजिए, अप्रिशिएट कर दिए, मुझे और अच्छा लगे मैं कल और अच्छा पढ़ाऊंगा। सो आप यस भेज दीजिए, मैं वीडियो डालूंगा, आप अपने बैचमेट के साथ क्लासमेट के साथ शेयर कर लेना।